जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए 27 नवंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि 1.5 घंटा का क्लास को हम आप लोग को 20 मिनट में कवर कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स होगा। राज्य में हम लोग राज्य दर्शन मध्य प्रदेश को भी देखने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न की ओर देखें तो हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की पहली इंटर डिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो ये संस्थान है अन्ना विश्वविद्यालय। और ये अन्ना विश्वविद्यालय कहाँ का है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की पहली इंटर डिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थान जो है वो अन्ना विश्वविद्यालय है। यह जारी रिपोर्ट पहली बार किया गया है। जारी करने वाला टाइम्स हायर एजुकेशन है। इसमें शामिल अनुसंधान क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था को शामिल किया गया है। यानी कि यह हायर जो टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट जो है ये कौन सी संस्था को चुना है? तो जो अनुसंधान यानी कि खोज के क्षेत्रों में कार्य करती है उसके यानी कि रिसर्च के क्षेत्रों में काम करने वाले इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। टॉप 100 यूनिवर्सिटी में देख लेते हैं कि वह कौन कौन सा है। टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की टोटल 6 यूनिवर्सिटी है। वहीं पहला देखें तो MIT जो USA में है, ठीक है, और USA के मैसाचुसेट्स में, ठीक है। जिसे MIT का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है MIT का फुल फॉर्म? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आइए हम लोग इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं कि भारत की टॉप कौन सा है? तो ये भारत की तरफ से अन्ना विश्वविद्यालय है जो चेन्नई में स्थित है। पूरे विश्व में 42वां स्थान पर यह रह चुका है। तो पूरे विश्व में भारत की तरफ से टॉप में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का पूरे विश्व में कहाँ स्थान पर है? तो 42वां स्थान पर है। लल्लन टॉप देखते हैं इस प्रश्न का हम लोग। ग्लोबल इंडेक्स सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। अब तक के इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुके थे? एलन मस्क ट्विटर स्पेस एक्स के मालिक हैं, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105 में स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर है। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत 3rd स्थान पर है। अब तक के इतिहास में अब सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बन चुका है, क्योंकि हम लोग अभी देखे हैं कि 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं, जिसका शपथ ग्रहण आपको 20 जनवरी को होने वाला है। तो यह इनके शपथ ग्रहण से पहले जैसे यह चुनाव की घोषणा जारी किया जाता है रिजल्ट को, और यह राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते उम्मीदवार, उसके बाद देखा जाता है कि इनके जो शेयर मार्केट है एलन मस्क जी का, इसमें काफ़ी उछाल देखने को मिलता है, वृद्धि देखने को मिलता है, जिसके कारण ये पूरे दुनिया का 348 बिलियन के साथ $348 बिलियन के साथ यह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के नरसापुर क्रोकेट लेस को GI टैग रजिस्ट्री टैग मिला है? ठीक है, तो ये राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ये नरसापुर क्रिकेट लेस को GI टैग दिया गया है। GI टैग ये आंध्र प्रदेश को उत्पाद के रूप में दिया गया है। देने वाला कौन है? कपड़ा मंत्री। और कपड़ा मंत्री हमारे कौन है? गिरिराज सिंह है हमारे देश में। उपयोग कहाँ करेगा? तो धागा से कपड़ा को तैयार करना, यानी कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जटिल जो कपड़ा होते हैं उससे पहले क्या होता है? वो धागा होता है। धागा बहुत सारे धागा पिरो करके कपड़े को तैयार किया जाता है। सुइयों के द्वारा सूती वस्त्र को जटिल आकृति में बदलना। जटिल का मतलब होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी घाना। आइए GI टैग के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है। GI टैग का फुल फॉर्म होता है जिस होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, टैग होता है। इसकी शुरुआत 1999 में किया गया था। 1999 अधिनियम के तहत लागू 2003 में इसकी शुरुआत किया जाता है। और यह 10 वर्षों के लिए इसकी मान्यता होती है। यानी कि जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को GI टैग मिलता है तो उसके पूरे विश्व लेवल पर 10 वर्ष के लिए उसकी मान्यता बढ़ जाती है। उसकी चिन्ह यानी कह सकते हैं कि दुनिया उसे जानने लगती है। ललन टॉप देख लेते हैं। सांझी क्राफ्ट कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश का सांझी क्राफ्ट है। सिल्वर फिलीग्री ये उड़ीसा में है। पेटेंट कितने वर्षों के लिए मिलता है? तो पेटेंट 20 वर्षों के लिए मिलता है। जबकि वहीं पर GI टैग का बात करें, ग्राफिकल इंडिकेशन का बात करें तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ये दोनों याद रखेंगे। पेटेंट मिलता है 20 वर्षों के लिए। पेटेंट मतलब कॉपीराइट, जैसे कि मेन कंटेंट डाटा होता है, जिसका कंटेंट है मेन, उसका ही कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है।
आगे कि भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और ये दार्जिलिंग चाय कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है और ये कब मिला था, तो 2004 में। ठीक है, आइए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर लेकर के चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ इस पर मनाई गई है 26 नवंबर को। कब, 26 नवंबर को मनाई गई है। बताना है कि भाषा में संविधान की प्रति का अनावरण किया गया। तो ये संस्कृत और मैथिली भाषा में इस भाषा का अनावरण किया गया, यानी कि अनावरण का मतलब है कि घोषणा। क्या है, घोषणा यानी अनुवाद। तो जो 75वीं वर्षगांठ इस बार हम लोग 26 नवंबर को मनाए हैं, इस 26 नवंबर को जो घोषणा किया गया है या अनुवाद किया गया है, ये आपको दो भाषा में, संस्कृत और मैथिली में। थीम इस बार का क्या है, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान, इसका इस बार का थीम है। आयोजन में उपस्थित व्यक्ति देख लेते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थे और यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया। संस्कृत और मैथिली में संविधान प्रति जारी किया गया है या अनुवाद किया गया है, कह सकते हैं। तो संविधान की जो प्रति है, संविधान की जो कह सकते हैं कि पूरा लेखा जोखा है, आपको संस्कृत और मैथिली में इसको अनुवाद किया गया है। आगे देख लेते हैं कि संस्कृत और मैथिली। तो मैथिली पहला नंबर की बोला कहाँ कहाँ जाता है, तो मैथिली आपको बिहार और झारखंड राज्य में बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो याद रखिएगा कि संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची में। आप लोग को बताना है कि वो भाग कौन सी है। ठीक है, भाग कौन सी है। आइए, लेकिन मूल संविधान के कुल कितने भाषा हैं, तो लेकिन मूल संविधान के कुल 14 भाषा थे, ये याद रखिएगा। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, तो 22 हो जाएगा। 15वां भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 को सिंधी को जोड़ा गया। 16, 17, 18 भाषा और को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। वहीं पर देखें तो 19वां भाषा के रूप में 20वां, 21वां और 22वां भाषा के रूप में आपको ये 4 भाषा के रूप में 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। शास्त्रीय भाषा कितने, तो पहले हमारे पास 6 थे, अभी हमारे पास 5 है। तो पहले 6 था, अभी 5 है। टोटल कितना हो गया, तो 11 है। वो 6 पहले कौन था, तो तमिल, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उर्दू और असमिया, बोडो, प्राकृत, पाली और मणिपुरी। ये टोटल आपको 11 भाषा है। आइए ललन टॉप देख लेते हैं। पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था पहली बार। संविधान की मूल प्रति किसके द्वारा हस्तलिखित है, यानी कि संविधान को जो लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे। अलंकरण यानी कि इसका आकार किसने दिया था, तो नंदलाल बोस ने दिया था। अगला है संविधान का नवीनतम संविधान संशोधन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन के तहत नारी शक्ति वंदन से संबंधित है। ये याद रखिएगा, नारी शक्ति वंदन से संबंधित है 106वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह किस केस में कहा गया था, तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। 1973 में इसको कहा गया था केस में। बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। प्रस्तावना में संशोधन होता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं होगा। संशोधन की शक्ति किसके पास होती है, ये संसद के पास होती है। संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद कर सकते हैं। एक बार संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द को जोड़ने के लिए संविधान संशोधन कौन था, 42वां था। कब जोड़ा गया था, 1976 में, 1976 में। आइए हाल ही में क्वेश्चन नंबर 4, IPL के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन चुके हैं। तो यह है पहला नंबर क्वेश्चन। ये भी पूछा जा सकता है कि IPL के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले या कह सकते हैं कि डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो वैभव सूर्यवंशी है। कौन है, वैभव सूर्यवंशी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे कम उम्र में 13 वर्ष की उम्र में ही डेब्यू करने वाले। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य से संबंधित है, तो आइए इसको देख लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर जिला जो बिहार के निवासी हैं
उम्र इनका 13 ईयर्स माना गया है ऑफिशियल। आईपीएल में बोली जाने वाली 110 करोड़, कह सकते हैं कि 1 करोड़ 10 लाख रुपया में इनको जो है सो खरीदा गया। खरीदने वाला टीम कौन है? राजस्थान है। आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र के कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले यह खिलाड़ी बन चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में भी डेब्यू करने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ही हैं। तो ये याद रखिए, समस्तीपुर जिला और यह बिहार राज्य में है। ठीक है, बिहार में 38 जिले हैं और आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे। ट्रिक क्या है? 9 आपको प्रमंडल कितने हैं? तो आपको 9 प्रमंडल को याद करने के लिए हम आपको ट्रिक बताए थे। पप्पू भागा दौड़ के मेरे साथ मगध तेजी से। ठीक है, तेजी से। अब यहाँ पर देखिएगा कि प से हो जाएगा पटना, प से पटना हो जाएगा, पू से हो जाएगा पूर्णिया, पूर्णिया। भागा से हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, भागा से हो जाएगा भागलपुर। द से दरभंगा हो जाएगा, के से कोसी हो जाएगा, में से मुंगेर हो जाएगा, मेरे से। ठीक है, मुंगेर हो जाएगा। सा से सारण हो जाएगा, म से मगध तो है ही है, और यहाँ पर दिया गया है तेजी से, तो त से हो जाएगा तिरहुत। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में बताना है कि आप लोग कौन कौन सा प्रमंडल से बिलोंग करते हैं। तो ये पप्पू भागा दौड़ के मेरे साथ मगध तेजी से। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक है। आइए ललन टॉप देखते हैं कि आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन चुका है? ऋषभ पंत, क्योंकि इनको अभी आपको 27 करोड़ में इनको लखनऊ टीम के द्वारा खरीदा गया है। आईपीएल 2024 का विजेता कौन रह चुका है 2024 वाला? तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स। इसके कप्तान श्रेयस अय्यर थे और श्रेयस अय्यर को 26.75 लाख में खरीदा गया है। तो ये भी आप लोग अभी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर ये थे, पहले स्थान पर आपको ऋषभ पंत हो जाएंगे। ऋषभ पंत को लखनऊ खरीदा है और कोलकाता नाइट राइडर्स के कौन खरीदा है? आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, आइए आईपीएल के पहले संस्करण के विजेता कौन रह चुका है? तो 2008 में इसकी शुरुआत होता है और इसमें सबसे पहला राजस्थान ने जीता था। उस समय का जो कैप्टन था वो शेन वॉर्न था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आईपीएल के पहले संस्करण के विजेता देख लिए। आईपीएल 2024 में कुल टीम कितने भाग लेंगे? तो 10 भाग लेंगे। ठीक है, आइए 5वां नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपको पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में मनाया गया है। सेना दिवस का आयोजन 15 जनवरी 2025 को इसके आयोजन किया जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। हर साल 15 जनवरी को हम लोग आर्मी दिवस मनाते हैं। होस्ट इस बार पुणे महाराष्ट्र करने वाला है। प्रदर्शनी में देखने हैं कि अपनी सेना को जाने इसका प्रदर्शनी रहा है। 15 जनवरी 1949 को भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष JM करियप्पा जी को बनाया गया था। इसी के याद में 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि वायु सेना दिवस 2024 कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर को। आयोजन इसका चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था, जिसमें 16 लाख लोगों की इकट्ठा भीड़ होने के कारण 16 लाख भीड़ इकट्ठा होने के कारण यहाँ पर काफ़ी जैसे बेहोशी की हालत देखने को मिला था और बहुत सारे लोगों को मृत्यु भी हो गया था। नौसेना दिवस आपको 4 दिसंबर को पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, 4। अगला है ललन टॉप 52वां एयरफोर्स दिवस कब मनाया गया? तो चेन्नई तमिलनाडु में मनाया गया। ऑपरेशन त्रिशूल किससे संबंधित था? तो ट्राइडेंट से, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को इसकी भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की कराची एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया था। इसी को यादगार में 4 दिसंबर को हम लोग ऑपरेशन त्रिशूल मनाते हैं। ठीक है, जिसके ट्राइडेंट कहते हैं। भारत के दूसरी चीफ ऑफ डिफेंस कौन बन चुके हैं? तो दूसरी अनिल चौहान जी हैं। पहले आपको जनरल बिपिन रावत थे, जिनका उत्तराखंड में जहाज क्रैश के कारण इनका निधन हो गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। आइए अगला हम देख लेते हैं, और ये प्रवासी भारतीय दिवस और इसका जो होस्ट उड़ीसा होने वाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाल ही में नई चेतना 3.0 मिशन अभियान किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च करने वाला ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। लॉन्च शिवराज सिंह चौहान ने किया है। शिवराज सिंह चौहान भारत के कौन है? कृषि एवं कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। ठीक है, लॉन्च इसको करने वाला ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। और उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित हिंसा को रोकना, यानी कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, कह सकते हैं कि
हिंसा फैलती है उसको रोकना इसका उद्देश्य रहा है। पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत किया गया है। 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर को भी स्थापित किया जाएगा ताकि महिलाओं को लिंग के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव हो तो वहाँ पर जरूर इनके समस्याओं को समझा जाएगा और इनको समस्या को सुलझाया जाएगा। इसका हैशटैग क्या है, तो अब कोई बहाना नहीं होगा। नारा क्या है, एक साथ एक आवाज़, ये इस बार इसका नारा है। ललन टॉप देख लेते हैं। मैया सम्मान योजना कहाँ शुरू किया गया, झारखंड में, क्योंकि इसी योजना के तहत ये हेमंत सोरेन फिर से यह यहाँ के सीएम बन चुके हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कहाँ शुरू किया गया, राजस्थान में है। 21 लाख की इसकी बीमा होने वाली, यानी कि जिसमें इसमें जितने भी सारे मवेशी बकरी भैंस गाय आते हैं इन सभी को बीमा 21 लाख तक किया जाएगा, यानी इंश्योरेंस कर सकते हैं। आगे मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना आपको असम में शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भाव सम्मान योजना महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत किया गया है। 7वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही हियो और तातो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का संबंध किससे है, तो देखिए पहला कौन सा है, तो पहला है आपको हियो और दूसरा है तातो 1। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये परियोजना है और इसमें 2 है, एक है हियो और एक है तातो 1। इसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है, ये है क्या, तो ये 240 मेगावाट बिजली को उत्पादन करेगा, जिसमें 80 मेगावाट की 3 यूनिट लगा होगा, यानी कि 8 त्रिक 24। तो एक यूनिट आपको 80 मेगावाट की, तो 3 यूनिट बराबर 8 त्रिक 24 यानी कि 240 मेगावाट। ठीक है, अरुणाचल को फ्री में 12% इस योजना के माध्यम से बिजली फ्री में मिलने वाला है। इसका खर्च कितना आने वाला है, तो 1939 करोड़ रुपया इसका खर्च आने वाला है। ठीक है, लालन टॉप देखते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी आंध्र प्रदेश के मेलिंग में है। और मेलिंग भी कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में ही है। और भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में। बोमडिल्ला दर्रा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। दीफू यांगपा दर्रा और 16 सुरंग ये भी क्या है, आंध्र प्रदेश में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाल ही में कोशिका जीव विज्ञान को समर्पित भारत का पहला निकॉन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया IIT हैदराबाद। स्थापित IIT हैदराबाद में किया गया। मदद करने वाला निकॉन कॉरपोरेशन है। यहाँ कोशिका जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर एक टीचर ऐप लॉन्च किया गया है। और टीचर ऐप इसीलिए लॉन्च किया गया है कि लोगों को डिजिटली रूप से टीचरों को कैसे पढ़ाना है, कैसे कैमरा के फेस करना है, कैसे बच्चों को समस्याओं को देखना है, कैसे डाउट क्लियर करना है, यानी कि इसमें पूरे आपको डिजिटलीकरण के बारे में शिक्षकों को ज्ञान दिया जाएगा। इसके लिए टीचर ऐप भी लॉन्च किया गया है। और लॉन्च करने वाले हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। ऑनलाइन टीचिंग के लिए इसकी ट्रेनिंग को शुरुआत किया जा रहा है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में ललन टॉप प्रश्न को। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में, ये याद रखेगा। इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन्हें कहा जाता है। कोशिका के जनक यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था, इसीलिए मृत कोशिका का खोज जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपको रॉबर्ट हुक को। यह सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, आगे के कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक स्लाइड ने स्वान ने दिया था। केंद्रक के खोजकर्ता किसने है, तो रॉबर्ट ब्राउन। देखिए ये है आपको कोशिका के अंदर आपको न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है और इसी का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में आप लोग अंतर समझिएगा। इसकी खोज 1831 ईस्वी में किया गया था। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज 1831 में और कोशिका का खोज किया गया था सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1674 ईस्वी में किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चाइना मास्टर्स 2024 का एकल खिताब जीतने वाले एंटोन सेन किस देश की खिलाड़ी है, ये है आपको डेनमार्क की खिलाड़ी। चाइना मास्टर्स 2024 का विजेता एंटोन सेन है जो डेनमार्क के फर्स्ट महिला खिलाड़ी बन चुकी है। यहाँ का उप विजेता है जोनाथन, इंडोनेशिया का रहने वाले, यानी कह सकते हैं विजेता इस बार कौन रह चुका है, डेनमार्क। उप विजेता आपको इंडोनेशिया रह चुका है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। गवर्नेंस गोल्ड कप का विजेता नॉर्थ ईस्ट ऑफ फुटबॉल क्लब से संबंधित है और ये डुरंड कप के से भी यह संबंधित है, ये याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया ने जीता और विक्टोरिया ही डेनमार्क की पहली महिला ये खिताब जीतने वाली बन चुकी है।
वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को शीर्ष स्थान कौन सा है? तो 1, 2, 3 में कोई स्थान नहीं है, चौथा स्थान आपको डेनमार्क को मिला है। भारत का इसमें स्थान कौन सा है आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 में भारत में किसको हराया है? तो विजेता भारत रहा है और ये चाइना को हरा करके चाइना उप विजेता बन चुका। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर आता है? तो ये जटलैंड प्रायद्वीप पर आता है, इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में IOC कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित विटाली पेट्रोव का संबंध किससे है? तो ये IOC कोच लाइफ टाइम का अवार्ड, ये अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये जेन फेगुएरिडो को दिया गया है, जो डाइविंग कोच है। ड्राइविंग अलग होता है, डाइविंग कोच है। ठीक है, और पिटाली पेट्रोव ये पोल वॉल्ट के कोच है और ये यूक्रेन के रहने वाले हैं। याद रखिएगा ये किस देश का था? तो ये पिटाली पेट्रोव आपको यूक्रेन का रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अध्यक्ष थॉमस वाक हो जाएंगे। हर साल इसको 23 जून को दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होता है, तो 23 जून को हर साल इसकी स्थापना मनाया जाता है। 33वां ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस फ्रांस में। लेकिन 34वां कहाँ होने वाला है? तो लॉस एंजल्स में और होने वाला है USA में। ठीक है, चलिए ललन टॉप देख लेते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गोवा को मिला है और यह गोवा में इसका आयोजन किया गया और फिलिप नोएस को मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को क्या उपहार में दिए थे? तो भीम्स दिए थे। भीम्स क्या है? तो एयर ड्रॉप हॉस्पिटल है। क्या है? एयर ड्रॉप हॉस्पिटल है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो यूक्रेन की मुद्रा आपको रिबिन्या हो जाएगा और इसकी राजधानी कीव हो जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बन चुके हैं? तो ये सत्यजीत रे बन चुके हैं। 1992 में इनको दिया गया था। राज्य दर्शन मध्य प्रदेश को फटाफट देखते हैं। लाली मिर्च, हरी मिर्च, निमाड़ की मिर्ची बड़ी तेज होती है, ये सभी के सभी। और निमाड़ी महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। तानसेन महोत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। भगोरिया महोत्सव मध्य प्रदेश में। प्रेम और उल्लास के पर्व यह मनाया जाता है। पर्व प्रेम और जो सो उल्लास यानी खुशी का यह पर्व है भगोरिया महोत्सव। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। जावरा नृत्य मध्य प्रदेश का है। मटकी लोक नृत्य और मालवा की शान ये आपको मध्य प्रदेश में। सीताफल का GI टैग मिला है और सीताफल किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों से लेते हैं विदा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।